दोस्तों नमस्कार। आज 31 मार्च है और इस मार्च के महीने में तीन महत्वपूर्ण महारैली का आयोजन इंडिया गठबंधन की तरफ से हो चुका है। पहला आयोजन 3 मार्च को हुआ था, जब बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने जन विश्वास रैली पूरे प्रदेश में निकाली थी और उसके बाद उसका जब समापन हुआ तो 3 मार्च को बिहार की राजधानी पटना में संयुक्त रूप से इंडिया अलायंस की महारैली हुई और उस रैली में भी सभी महत्वपूर्ण नेताओं ने गर्जी थी। और उसके बाद उसी कड़ी में पूरे इंडिया अलायंस के तरफ से राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त किया, उसके समापन के क्रम में महाराष्ट्र में शिवाजी मैदान में पूरे इंडिया अलायंस की महारैली हुई। और आज भी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सभी महत्वपूर्ण इंडिया अलायंस के घटक दलों की उपस्थिति थी। सभी महत्वपूर्ण जो नेता हैं वो वहां उपस्थित थे और सबों ने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन आज जो वहां पे उपस्थिति थी, वो उपस्थिति किसी नेता के यात्रा समापन पे नहीं थी। आज की उपस्थिति अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री को जब ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, उसके विरोध के रूप में आज दिल्ली से इंडिया अलायंस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। इस दौर में हम सब जानते हैं कि तानाशाह कहना आम चलन हो गया है और उसी तानाशाही पर प्रहार करते हुए सभी महत्वपूर्ण नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। वो चाहे उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो और मिसेज सोरेन हो, मिसेज केजरीवाल हो, या फिर इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो। और आखिर में जब प्रियंका गांधी ने अपनी बात रामलीला मैदान से जुड़ी हुई अपनी यादें, जो उन्होंने बचपन में दादी के साथ जाती थी रामलीला मैदान में रावण दहन देखने, उसका जिक्र किया। और साथ ही साथ लगे हाथों आखिर में प्रियंका गांधी ने इंडिया अलायंस के तरफ से वो 5 सूत्री मांग भी रखी है। किससे रखी है? चुनाव आयोग से। और किससे रखी है? इस देश की लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने के लिए चुनाव आयोग से अपील की है कि कृपा करके आप इस देश की लोकतांत्रिक जो तासीर है, जो ढांचा है, उसको बचाने के लिए निष्पक्ष तटस्थ चुनाव करवाएं। और वो सिर्फ करवाएं नहीं, वो दिखना भी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी कार्रवाइयां अभी हो रही है, जो विपक्षी पार्टी है, जो विपक्षी नेता है, उसको इस देश के तानाशाह बेवजह अपनी जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करके उनको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, उस पे लगाम लगनी चाहिए। साथ ही साथ दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर हेमंत सोरेन हो, उनकी गिरफ्तारी को फौरन उनको बाहर निकाला जाए जेल से। उनको जो कैद करके, एक तो अरविंद केजरीवाल ईडी के रिमांड में हैं और दूसरे जो हेमंत सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री, उनको जेल में बंद किया गया है। इन दोनों महत्वपूर्ण नेताओं को, लोकप्रिय नेताओं को जेल से बाहर किया जाए। उस मंच पे वो पल भी कितना भावुक होगा जब दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर की पत्नी अपने पति को बचाव में मंच पे उपस्थित थी। दोस्तों, जितने भी नेताएं वहां उपस्थित थे, उन सबों नेताओं की जो कुल मिलाकर बातें थी वो ये कि इस बार जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होने जा रहा है और इस चुनाव में हम सब, मतलब इंडिया गठबंधन के तमाम सभी नेताओं को एकजुट होकर के चुनाव लड़ने की जरूरत है। अन्यथा यदि इस बार बीजेपी और बीजेपी के सन की और तानाशाह मोदी यदि इस बार चुनाव जीत जाता है तो इस देश के लोकतंत्र को कुचल के रख देगा, इस देश के संविधान को बदल के रख देगा। और इसी वजह से जो शंकाएं जाहिर की जा रही थी कि जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहा है, बंगाल में
कम्युनिस्ट अलग चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रहा है और टीएमसी अलग चुनाव लड़ रहा है। लेकिन आज उसी मंच पे जब टीएमसी के नेता डेरेक ओबराय ने बताया कि ममता बनर्जी और टीएमसी इंडिया गठबंधन के साथ है, इसका मतलब क्या हुआ? अलग अलग चुनाव लड़ते हुए भी, चुनाव लड़ने के बावजूद एक इस तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि यदि किसी सीट पे टीएमसी का कैंडिडेट जीत रहा है तो कांग्रेस या लेफ्ट अपना कमजोर कैंडिडेट खड़ा करेगा। वहीं दूसरी तरफ यदि कांग्रेस का कैंडिडेट किसी सीट पे जीत रहा है तो वहां पे लेफ्ट और टीएमसी अपना कैंडिडेट ही या तो न उतारे या उतारे तो कमजोर कैंडिडेट उतारेगा। और इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी यदि किसी सीट पे जीत रहा है तो उसको भी भरसक मदद दी जानी चाहिए। और इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए पंजाब में इसे इंप्लीमेंट की जाएगी, जिसकी जो एक तरह से रोड मैप पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सबके सामने जाहिर की। और ये सिर्फ बंगाल का मामला नहीं है, ये सिर्फ पंजाब का मामला नहीं है। और इससे आगे चल के यदि हम दक्षिण भारत में जाएं तो वहां भी यदि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं तो उसके साथ भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जिसका जिक्र उसी मंच पे राहुल गांधी ने किया, क्योंकि उस मंच पे कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े नेता उपस्थित थे। दरअसल दोस्तों, ये सब करने की जरूरत आज क्यों पड़ गई? आज जिस तरीके से चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो या इनफैक्ट जो बेहद इंटरेस्टिंग हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आज इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्यों हो चुकी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उसी रामलीला मैदान में, जिस रामलीला मैदान से आज हुंकार भरी गई है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उसी रामलीला मैदान में जब 2013 में अन्ना आंदोलन हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट हुई थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल मंच पे उस आंदोलन को लीड कर रहे थे। और उस आंदोलन को संसाधन के तौर पे जो समर्थन मिल रहा था वो आरएसएस और बीजेपी के लोगों के द्वारा मिल रहा था, पर्दे के पीछे से। और उस आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि केंद्र में यूपीए 2 यानी कांग्रेस की जो सरकार थी वो चली गई। कांग्रेस का पे भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा धब्बा लगा। और साथ ही साथ दिल्ली में जो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और कांग्रेस का वहां पे सरकार था, वो भी चला गया। और उसके बाद से लगातार दो बार आम आदमी पार्टी ने अच्छी खासी जीत दिल्ली में की है। लेकिन इतने प्रतिद्वंदी होने के बावजूद आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो या फिर गुजरात हो या हरियाणा हो, जहां जहां भी आम आदमी पार्टी का वोट शेयर है, कांग्रेस की वहां पे पार्टिसिपेशन है, दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। बिहार में राजद के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि आजकल आईपीएल चल रहा है और हम सब मैच देखते हैं, लेकिन उस मैच में एक मैच फिक्सिंग भी होती है। और इसी तरीके से इस बार जो 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें निश्चित तौर पे बीजेपी और मोदी जी एक तरीके से पूरी मैच को फिक्स कर चुका है। वो चुनाव आयोग में अपने मनमाफिक जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको अपॉइंट करता है। वो इस देश की जुडिशियरी पे दबाव डालता है। और इसका प्रमाण भी है कि अभी एक सप्ताह पहले जो देश के बड़े बड़े लॉयर हैं उसके नेतृत्व में 600 वकीलों की एक फौज तैयार करके एक आवेदन दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने कहा कि इस देश में यदि इस बार बीजेपी की सरकार बनती है, मोदी जी की सरकार बनती है, तो ये पूरी तरीके से इस देश की तासीर को बदल के रख देगा। जो संघीय ढांचा है, और वो इस वजह से भी जिक्र करना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम सब ने देखा है कि यदि किसी स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार नहीं है, तो वहां के सरकार को, वहां के मुख्यमंत्री को किस हद तक बीजेपी की सरकार परेशान करता हुआ नजर आता है। क्या यही संघीय ढांचा है? और यही सोच करके इस देश के संविधान निर्माताओं ने
इस देश में संघीय या यूं कहूं फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसको अडॉप्ट किया था कि केंद्र में यदि किसी की सरकार है और राज्य में उस पार्टी की सरकार नहीं है तो उसको परेशान किया जाएगा। और इसका जीता जागता हालिया उदाहरण हेमंत सोरेन है, झारखंड के मुख्यमंत्री। उनकी सरकार को पूरी तरीके से अस्थिर करने की कोशिश की गई और अंतोगत्वा उसको पद छोड़ना पड़ा और वो सलाखों के पीछे है। दूसरा हालिया उदाहरण अरविंद केजरीवाल है। कई नेता आज के इस दौर में तानाशाह के द्वारा जेलों में ठूंस दिया गया है। वो चाहे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो और अब अरविंद केजरीवाल हो। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो। और जिस तरीके से चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, हर राज्य में मोदी सरकार अपने तमाम जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहा है, पूरी बेजा इस्तेमाल करने की छूट दे दी है ताकि अपने जितने भी जांच एजेंसी हैं उसके माध्यम से अपने विपक्षी पार्टी और नेताओं को कमजोर करने की कोशिश की जाए। और उन्होंने यही तो कहा कि यदि इस बार बीजेपी की सरकार बनती है तो इस देश के संविधान को बदल दिया जाएगा और यदि मैच फिक्सिंग नहीं है, ईवीएम सेटल्ड नहीं है तो इस बार बीजेपी को 180 मतलब 180 पे सिमट जाना चाहिए। क्योंकि जो राहुल गांधी पूरे देश का भ्रमण कर चुका है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और पूरे भारत को 2-2 बार उन्होंने यात्रा की है और उस क्रम में वो इस देश के जमीन को जानते हैं कि इस देश की जमीन आखिर हकीकत क्या बयां करती है। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी की सरकार बनती है और यदि 400 का आंकड़ा जो मैच फिक्सिंग के बदौलत मोदी जी पाना चाहते हैं और वो यदि पा लेते हैं तो इस देश के संविधान को बदल देगा। वो इस वजह से ये कह रहे थे क्योंकि हाल के कुछ वक्त पहले बीजेपी के सांसद ने ये कहा था कि 400 का आंकड़ा मुझे इस वजह से चाहिए ताकि मनमाफिक हम संविधान को बदल सकें। और इस देश के किसान, मजदूर, महिला, बेरोजगार नौजवान और जितने भी लोग कराह रहे हैं आज, उन सबों के अधिकारों की रक्षा जो ये इस देश का संविधान करता है उसको बदल करके पूरे संविधान को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा ताकि उनके कुछ चंद उद्योगपति मित्र उसका पूरा लाभ उठा सकें, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया। अब देखना होगा इसका असर किस तरीके से खासकर हिंदी पट्टी के इन 10-12 राज्यों में होता है, जिन राज्यों से बीजेपी को 2014 हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, दोनों लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें मिली थी। कहीं 90%, कहीं 95%, कभी 98%, इस हद तक सीटें मिली थी। लेकिन आज जिस तरीके से इंडिया अलायंस का संयुक्त महारैली दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में हुई, वो हो सकता है कि अब पूरे समीकरण को बदल के रख देगा। न चाहते हुए भी गोदी मीडिया को आज का कवरेज करना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से, जिस भव्य तरीके से संयुक्त रूप से सभी नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। चाहे मिसेस केजरीवाल का भाषण हो या मिसेस सोरेन का भाषण हो, भावुक भरा भाषण था। वो अपने पति के बचाव में आम जनता से गुहार लगा रहे थे। और इस देश की ये तासीर है कि यदि आम जनता भावुक हो जाए तो वो बड़े बड़े तानाशाह को उखाड़ के फेंक देता है, जिसका उदाहरण कोई और नहीं मोदी जी ही हैं, जिन्होंने पहली बार जब आया था तो उसी स्लोगन के साथ कि अब की बार मोदी सरकार, दूसरी बार जब उन्होंने आया तो हमको गंगा मां ने बुलाया है, हम चाय बनाने वाले के बेटे हैं या फिर हम चाय बनाते थे, जो स्लोगन गढ़ा जाता था, जो नैरेटिव बनाई जाती थी, वो सिर्फ
इमोशन के बेस पे था। और ये पूरे काव बेल्ट, जिसे हम हिंदी पट्टी कहते हैं, या जो ये उत्तर भारत का कुछ 10, 12, 15 राज्य है, जिन राज्यों से बीजेपी को भर भर के सीटें मिलती है, झोली भर भर के सीटें मिलती है, उस राज्य में आज क्या इस संयुक्त इंडिया अलायंस का जो महारैली है, उससे इमोशनल अपील घर करेगी, असर करेगी, ये देखना बाकी है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।